हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है DZB क्लासेस में। आज हम लोग 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर में से एक है, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी किए इसको स्टार्ट किया जाए। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, लिखा हुआ है इसमें क्या कि डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। आपको ये पढ़ करके समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहा है। सुनिए, अब कहना ये चाह रहा है कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कोई सा भी पार्ट इस्तेमाल करके उसके ज़रिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग तैयार करते हैं जो कि हमारे लिए या ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हो। समझ में आ रही बात? ये कहना चाह रहा है, इसी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। समझ में आ रही बात? फिर से सुनिए कि बायोटेक्नोलॉजी एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कोई सा पार्ट इस्तेमाल करके हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज़फुल हो। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि पुराने जो प्लांट्स थे या जो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स थे, जो भी ऑर्गेनिजम्स थे, उनसे डीएनए वगैरह लिया गया। ठीक है, उन डीएनएस को मिला करके एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार किया गया। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो कुछ काउज ऐसे तैयार किए गए जिसमें मीट और मिल्क दोनों खासियत हो, मतलब दोनों चीज़ हमें मिले। ठीक है, हम लोग ऐसा जो मान लो कि एक ऐसा कहता है काव तैयार करते हैं जिससे मीट भी मिले और हम लोग जिससे हमको मिल्क भी मिले। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो पुराने ज़माने में जो ऐसे काव थे जो सिर्फ मिल्क के लिए फेमस थे, मतलब मिल्क दिया करता था, अच्छा दिया करती थी अच्छे से। ठीक है, और ऐसे काउस थे जिनमें सिर्फ मीट पाए जाते थे, लेकिन उनमें मीट की प्रॉपर्टी, ये मिल्क की प्रॉपर्टी कम थी। तो हमने क्या किया, मिल्क वाले काउ से डीएनए निकाल लिया। ठीक है, आर्यवासन में, और हमने मीट वाले काउ से डीएनए निकाल लिया। अब दोनों डीएनएस को मिला करके, ठीक है, दोनों डीएनएस को मिला करके एक नया काउ तैयार कर दिए। अब इस काउ में दोनों प्रॉपर्टी होगी, मतलब मिल्क की भी प्रॉपर्टी होगी और मीट की भी प्रॉपर्टी होगी। तो ये जो नया जो काउ बना, ये नया जो ऑर्गेनिज्म बना, इसी नए ऑर्गेनिज्म को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, आगे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जैसे कि गोल्डन राइस है, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी भी एक क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट में, ये कहता है एग्जाम्पल में है। जैसे कि अब मान लीजिए ऐसे कपल्स जो शादी के 2 साल बाद तक या 3 साल बाद तक अगर बिना प्रिवेंशन किए, बिना प्रोटेक्शन के अगर सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसको इनफर्टाइल कपल्स बोलेंगे। तो अब करना कैसे करेंगे, लेकिन बच्चे तो चाहिए। तो क्या किया जाता, हो सकता है कि मदर में प्रॉब्लम हो, कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा हो सकता है कि फादर में प्रॉब्लम, डेट मीन्स मेल में प्रॉब्लम हो, कि स्पर्म काउंट कम हो। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि मदर से जो मतलब फीमेल है, फीमेल से क्या कर देते हैं, ओवम को ले लेते हैं, और मेल से हम लोग क्या कर देते हैं, स्पर्म को ले लेते हैं। ठीक है, दोनों को आपस में बाहर, फीमेल बॉडी के बाहर, डेट मीन्स लैब में हम लोग फर्टिलाइज करा करके एक नया बेबी तैयार करा देते हैं। उसी को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो फर्टिलाइजेशन जो कराते हैं बाहर, तो हम लोग वैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं जैसा कि इन्वायरमेंट एक फीमेल के यूटेरस या एक फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होता है। एक फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में या फिर एक फीमेल के यूटेरस में जो इन्वायरमेंट होगा, वैसा ही इन्वायरमेंट हम लोग लैब में भी देंगे, ताकि फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो सके और बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से हो सके। ठीक है, उसी को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी एक बायोटेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल हो गया। अब आइए, इसके प्रिंसिपल्स मेनली 2 हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मेनली 2 हैं। एक क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है क्या, दूसरा क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ते हैं।
जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए, केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट मीन्स डीएनए एंड आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल्स का हम लोग अगर केमिस्ट्री मतलब सीक्वेंस अगर चेंज कर दें, ऑल्टर कर दें, उसी को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है? डीएनए और आरएनए। अब जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है? ऐसे मटेरियल्स जो अब माँ बाप का कैरेक्टर बच्चों में लाए, उसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल्स कहते हैं। जो कि एग्जाम्पल क्या है जेनेटिक मटेरियल्स का? डीएनए और आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच कैरीज कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल के तौर पर डीएनए, आरएनए। डीएनए मोस्टली एनिमल्स एंड प्लांट्स में होता है, आरएनए मोस्टली वायरसेस में होता है। ठीक है, अरे बात समझ में? तो इनके सीक्वेंसेस में जो इन, और डीएनए क्या चीज़ का बना होता है? नाइट्रोजनस बेसिस। क्या चीज़ का बना होता है? नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस में हम लोग चेंजेस ला दें, ठीक है, या फिर डीएनए के केमिस्ट्री में सीक्वेंसेस में हम लोग चेंजेस ला दें, इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा, अब हम लोग क्या कर दिए, डीएनए को हम लोग चेंज कर दिए, डीएनए के सीक्वेंसेस में हम लोगों ने ऑल्ट्रेशन कर दिया, चेंजेस कर दिया। समझ में आ रही बात? अब दोनों डीएन मतलब एक अलग मतलब क्या कर दिया हम लोग, जैसे मान लो कि हमें एक ऐसा कंपाउंड चाहिए, एक ऐसा सब प्रोडक्ट चाहिए जो हम लोग अलग अलग डीएनए से मिलकर के बनाते हैं। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म ये है, मान लो एक ऑर्गेनिज्म ये है, ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म ये है। ठीक है, इन दोनों से हमने क्या किया बोलो? डीएनए को निकाल लिया। इन दोनों से हमने क्या किया बोलो? डीएनए निकाल लिया। अब दोनों डीएनए के छोटे जिन पार्ट्स की हमें ज़रूरत हो, उन पार्ट्स को हमने काट करके निकाल लिया। अब इन छोटे छोटे पार्ट्स को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। अब ये हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अभी थोड़ी देर थोड़ा अच्छा से और एक्सप्लेन करूँगा, अभी पहले सुनते जाइए। एक ऑर्गेनिज्म से हमने डीएनए निकाला, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से डीएनए निकाला। अब हमें मान लीजिए ये छोटा वाला पार्ट चाहिए, ये छोटा वाला पार्ट चाहिए, दोनों पार्ट को हमने काट करके निकाल लिया। ठीक है, और दोनों छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग मिला देंगे, ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाने के बाद, उसके बाद जो हम लोगों को जो प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि क्या क्या हम लोग बना सकते हैं? एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, वैक्सीन्स बना सकते हैं, एंजाइम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स बनाने के जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्लियर है? तो मतलब बायोटेक्नोलॉजी मेनली 2 स्टेप्स में होता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब मान लीजिए कि हमें एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म फर्स्ट। ठीक है, एक मिनट, इसमें समझते हैं ना। मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म फर्स्ट, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सेकंड। ठीक है, इसके सेल से हमने क्या किया बोलो? डीएनए। इसके सेल्स के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए कैसा होता है बोलो तो? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? एक ये हेलिकल हो गया, एक ये हेलिकल हो गया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। याद होगा आप लोगों को, पढ़े भी होंगे आप लोग, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। चलिए, इसमें से हमने एक डीएनए को निकाला। तो डीएनए निकालने से पहले हमें इस सेल का, अगर हम लोग मान लो कि प्लांट का सेल है, तो प्लांट का सेल है तो जाहिर सी बात है इसमें सेल वॉल होंगे। अब इस सेल वॉल को हमें तोड़ना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट का सेल वॉल क्या चीज़ का बना होता है? सेल्यूलोज। तो हम लोगों को एंजाइम कौन सा यूज़ करना पड़ेगा इस सेल वॉल को तोड़ने के लिए? सेल्यूलेज। ठीक, अब मान लीजिए कि फंगाई का है, तो फंगाई का सेल वॉल क्या चीज़ का बना होता है? काइटिन। तो हम लोग कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे इस सेल वॉल को, फंगाई का सेल वॉल को तोड़ने के लिए? काइटिनेज। क्लियर है? समझ में आ रही बात? हाँ, ये सब आगे डिस्कस किया गया है, ठीक है, बताऊंगा सारी बातें। ठीक है, तो काइटिनेज। तो चलिए, हमने इस सेल वॉल को तोड़ दिया। जो भी एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, अगर फंगाई का है तो काइटिनेज डालेंगे,
या फिर अगर प्लांट का सेल वॉल है तो सेल्यूलेज डालेंगे। क्लियर है? क्यों सेल्यूलेज डालेंगे, क्यों काइटिनेज डालेंगे, मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए काट डाल दिया हमने एंजाइम। उसके बाद अब क्या करेंगे कि इस डीएनए को काट करके निकालेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग इस डीएनए को काट करके एक स्ट्रैंड को काट के एक स्ट्रैंड को हम लोग निकाल लिए, एक स्ट्रैंड को हम लोग निकाल लिए। ठीक है, निकाल लिए डीएनए को। अब इस डीएनए में जो हमने एक डीएनए का जो एक स्ट्रैंड जो हमने निकाला, इस डीएनए में हम लोग डाल देंगे, क्या डाल देंगे बोलो बच्चों? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या कहेंगे, क्या निकालेंगे बोलो? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इस डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट पे कट लगाएगा, जहां मतलब कट लगाना चाहिए वहीं पे कट लगाएगा। मान लो कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें इस पार्ट को चाहिए, मान लो हमें इस पार्ट को चाहिए, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट कहाँ लगाना होगा? एक यहाँ कट लगाना होगा, एक कट यहाँ लगाना होगा। ठीक, अब मान लो कि इसमें से ये डीएनए का सीक्वेंस, ये इस डीएनए इस ऑर्गेनिज्म से ये डीएनए का फ्रेगमेंट हमने निकाला। ठीक है, तो मान लो कि हमें कट लगाना है यहाँ पर, मान लो कि हमें कट लगाना है तो यहाँ पर, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कहाँ लगाएगा? यहाँ पर लगाएगा, यहाँ पर। तो स्पेसिफिक पॉइंट पे ही कट लगाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो क्योंकि कट लगाता है, कटिंग का कौन काम करता है? सीजर। इसलिए, और डीएनए क्या है? एक मॉलिक्यूल है। डीएनए क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्योंकि एक मॉलिक्यूल पे कट लगाता है, मतलब डीएनए पे कट लगाता है, इसलिए हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर सीजर्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जरिए हम लोग क्या कर लेंगे? स्पेसिफिक पॉइंट पे कट लगा देंगे, और ये जो स्पेसिफिक पार्ट है, छोटा सा जो पार्ट है, ये छोटा सा जो पार्ट है, इसको हम लोग आइसोलेट कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? आइसोलेट कर लिए। अब ये हमने छोटा सा पार्ट इसमें से निकाला, और ये छोटा सा पार्ट हम लोग इसमें से निकाला। तो अब इस दोनों छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे जो डीएनए के जो पार्ट्स हैं, अलग अलग डीएनए के जो पार्ट्स हैं, इन दोनों डीएनए के पार्ट्स को आपस में जोड़ेगा कौन? एक एंजाइम जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा बोलो बच्चों? डीएनए लाइगेज। कौन जोड़ेगा? डीएनए लाइगेज, है ना? आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग अगर कहता है कनेक्टिव टिश्यू पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि लिगामेंट का क्या काम होता है? बोन्स को जोड़ना, है ना? तो यहाँ पर भी क्या लिगामेंट भी क्या कर रहा है? कनेक्शन ही का तो काम कर रहा है। ठीक है, कनेक्टिंग का ही तो काम कर रहा है, लिंकिंग का ही तो काम कर रहा है। तो मतलब जो हमने डीएनए पार्ट्स को, मतलब डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट लगाना है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जरिए। अब उन छोटे छोटे पार्ट्स को हमने निकाल लिया, अब दोनों पार्ट को हमें जोड़ना है किसके जरिए? डीएनए लाइगेज के जरिए। जोड़ दिए? पक्का? अब ये जो नया डीएनए बना, ये जो नया डीएनए बना, इस नए डीएनए को क्या बोलेंगे? बोलो बेटा, रिकॉम्बिनांट डीएनए। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनांट डीएनए। समझ में आ रही बात? यहाँ देखिए रिकॉम्बिनांट डीएनए। तो रिकॉम्बिनांट डीएनए क्लियर हो गया कि कैसे कैसे रिकॉम्बिनांट डीएनए बना। चलिए अब बना, अब क्या करते हैं कि रिकॉम्बिनांट डीएनए बन गया। अब इस डीएनए को क्या करेंगे? किसी वायरस में डाल देंगे। क्या करेंगे? हाँ, आपने सही सुना, किसी वायरस में डाल देंगे, या फिर क्या कर देंगे? किसी बैक्टीरिया में डाल देंगे। क्या, किस में डाल देंगे? बैक्टीरिया। मेनली किस में डालते हैं? बैक्टीरिया में डालते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन, अगर हम लोग इस डीएनए को अगर ह्यूमन में अगर डालें तो ह्यूमन में डिवीज़न होने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और बैक्टीरिया का या वायरस का डिवीज़न रेट हमारे कंपेयर में, ह्यूमंस के कंपेयर में ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, अधिक होता है डिवीज़न रेट। इसलिए हम इस रिकॉम्बिनांट डीएनए को बैक्टीरिया में डाल देंगे। बैक्टीरिया में जो डालेंगे, तो जिस बैक्टीरिया में डालेंगे और बैक्टीरिया के जिस पार्ट में डालेंगे उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बोलो बेटा, प्लाज्मिड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्लाज्मिड। क्या बोल देते हैं? प्लाज्मिड। मतलब हमने दोनों डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स को डीएनए लाइगेज के जरिए जोड़ दिया, एक नया रिकॉम्बिनांट डीएनए बन गया। अब इस नए रिकॉम्बिनांट डीएनए को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाल देंगे। मेनली कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया गया इसमें? देखिए, साल्मोनेला टाइफियम।
साल्मोनेला टाइफीमुरियम, जो साल्मोनेला टाइफी क्या कस करता है, टाइफाइड कॉज करता है, इसी बैक्टीरिया में डाल दिया। अब बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से डिवाइड करेगा। बैक्टीरिया सोचेगा कि अरे यार अपना ही डीएनए है ना, तो बैक्टीरिया अपना डीएनए समझ करके बहुत तेज़ी से रेप्लिकेशन करा देगा। मतलब डीएनए से डीएनए बनना हम लोग जानते हैं ना, हाँ हम लोग जानते हैं कि डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, है ना, पढ़े होंगे आप लोग, है ना। अब डीएनए से क्या बनना, आरएनए बनना, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, इसको क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों, ट्रांसलेशन, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। तो डीएनए से डीएनए पहले बनेगा, एक रिकम्बिनांट डीएनए हमने बना दिया। अब ये इस रिकम्बिनांट डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। बैक्टीरिया अपना डीएनए समझ करके बहुत सारा कॉपीज बना देगा, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन करा देगा। तो मतलब बहुत सारे कॉपीज बना देगा, और कॉपीज को ही क्या बोल देते हैं, जीन क्लोनिंग, क्या बोल देते हैं, बहुत सारे कॉपीज जो बनाएंगे वो सेम टू सेम बनाएंगे, तो इसको ये हो गया जीन क्लोनिंग। क्लियर है, समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमने जो ये दोनों डीएनए को जो मिलाया, तो जाहिर सी बात है इसका जीन्स इसमें ट्रांसफर होगा और इसका जीन्स इसमें ट्रांसफर होगा, तो इसी प्रोसेस में जीन ट्रांसफर भी होगा। तो रिकम्बिनांट डीएनए समझ में आ गया, रिकम्बिनांट डीएनए हमने बना दिया। रिकम्बिनांट डीएनए अपना कॉपीज बनाएगा, मतलब रेप्लिकेशन के जरिए, डीएनए रेप्लिकेशन के जरिए, उसी को हम लोग जीन क्लोनिंग बोलेंगे, और जीन ट्रांसफर भी इसी प्रोसेस में होगा, ठीक है। तो चलिए डीएनए से डीएनए बना, तो मतलब ये रिकम्बिनांट डीएनए से बहुत सारे और डीएनए बन रहे हैं। ये रिकम्बिनांट डीएनए, ये बहुत सारे डीएनए बन रहे हैं, है ना, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते जा रहे हैं। तो जिस पॉइंट से, फिर से सुनिए, जिस पॉइंट से एक नया डीएनए बन रहा है, मतलब फिर से सुनिए, ये रिकम्बिनांट डीएनए है, ये कौन सा डीएनए है, रिकम्बिनांट डीएनए, छोटा छोटा पार्ट है ना, ये दोनों जो जो जोड़ करके जो बना था, ये दोनों जोड़ करके जो बना था, ये कौन सा डीएनए, रिकम्बिनांट डीएनए। इस रिकम्बिनांट डीएनए से जो नए कॉपीज बनेंगे, तो जाहिर सी बात है एक कोई ना कोई पार्ट से तो बनना शुरुआत होगा ना, कोई ना कोई पार्ट से तो इस नए डीएनए की बनने की शुरुआत होगी। इस नए डीएनए से फिर ये जो नया डीएनए बनेगा, किसी न किसी पार्ट से तो शुरुआत होगी। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर से अगर एक नया मार्कर बनेगा, तो इस पूरे मार्कर में से कहीं ना कहीं तो किसी न किसी पॉइंट से तो एक नए मार्कर बनने की तो शुरुआत होगी ना। तो जिस पॉइंट से डीएनए का बनना शुरू होगा, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होना शुरू होगा, उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर है, चलिए तो हम लोग पढ़ लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्लियर है। प्लाज्मिड भी पढ़ लिए, ठीक है, साल्मोनेला टाइफीडियम भी पढ़ लिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी पढ़ लिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करता है, कटिंग का काम करता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स को कट लगाता है स्पेसिफिक पॉइंट पे, इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं इसको, मॉलिक्यूलर सीजर। ये ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। डीएनए लाइगेज का काम कर लिए, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को काट करके निकाले थे, तो दोनों छोटे छोटे पार्ट्स को आपस में जोड़ेगा कौन, डीएनए लाइगेज, ठीक। उसके बाद क्लोनिंग भी पढ़ लिया, मतलब डीएनए से बहुत सारे नए डीएनए बनेंगे, उसी को क्लोनिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। ये 3 स्टेप में होता है, डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, वो सब समझ में आ गया होगा, उसी में ये सब उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जो है टूल्स ऑफ रिकम्बिनांट डीएनए टेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकम्बिनांट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहला टूल्स हमें क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो सबसे पहला जो मेनली जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो यूज होता है वो कौन सा है, बोले बच्चों, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। फिर से सुनिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट लगाता था स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो मेनली जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो यूज होता है उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। और जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज जो था वो कौन सा था, हिंद 2। क्या था, हिंद 2। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस वाज हिंद 2। क्लियर है, हिंद 2 ऑलवेज कट डीएनए, सिर्फ ये डीएनए को ही कट करता है, ठीक है, आरएनए वगैरह में कट नहीं लगाता, ठीक है, हरिवसन में। और कहाँ पर लगाता है, 6 बेस पेयर्स, समझ में आ रही बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, 6 बेस पेयर्स पे ही कट लगाता है, ठीक है।
और कौन सा कहाँ पर लगाता है? रिकॉग्निशन सीक्वेंस, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट लगाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्लियर है? हाँ, तो आज के डेट में लगभग कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं? 900 के अराउंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। और रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस में भी सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? HIND-2। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, और ये जो 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आज के डेट में पाए जाते हैं, वो कितने स्ट्रेन से निकाले गए हैं? 230 स्ट्रेन से निकाले गए हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसमें जो इको R1 है, इको R1 कम्स फ्रॉम इशेरिशिया कोलाई RY13। तो इको इशेरिशिया कोलाई R1। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसमें R जो है ये डिराइव द नेम ऑफ, क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर लिखा है स्ट्रेन, यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। ये इसमें जो R है, इको R1 में जो R है वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, समझ में आ गया। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी मेनली, तो हमने ये पढ़ा इंडोन्यूक्लियस। इंडोन्यूक्लियस अगर है तो जाहिर सी बात है एक्सोन्यूक्लियस भी होगा। तो चलिए, एक्सोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। क्लियर है? तो सुनिए, आप थोड़ा फर्क सुन लीजिए। यहाँ था, यहाँ से हम लोग शुरुआत किए थे। इस ऑर्गेनिज्म से हमने एक DNA निकाला, इस ऑर्गेनिज्म से हमने एक DNA निकाला। अंदर में जो कट लगा था स्पेसिफिक पॉइंट पे, वो कौन? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में भी कौन? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। कौन? इंडोन्यूक्लियस। अब ये तो फालतू पार्ट हुआ, ये वाला, क्योंकि हमें तो ज़रूरत थी इस पार्ट की, तो इस पार्ट के लिए कट लगाएगा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। समझ में आ रही बात? हमें इस पार्ट की ज़रूरत थी, हमें इस पार्ट की ज़रूरत थी, तो कट जो लगाएगा, स्पेसिफिक जो पॉइंट पे कट लगाएगा, वो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस लगाएगा। ठीक, बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट इधर है एक्स्ट्रा, बाकी ये जो पार्ट एक्स्ट्रा है, इसमें ये फालतू पार्ट है एक्स्ट्रा, ये फालतू पार्ट है एक्स्ट्रा। जो फालतू जो पार्ट्स हैं, जो एक्स्ट्रा जो पार्ट्स हैं, उसको रिमूव करेगा, उसको हटाएगा, क्लीन करेगा कौन? रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। फिर से सुनिए, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पॉइंट पे कट लगाता है, और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस जो फालतू पार्ट जो होते हैं DNA में, जो हमें इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है, जो हमारे जो जीन्स विद DNA विद डिजायरेबल जीन्स जो हैं, जो हमें चाहिए, उस पर कट लगाता है कौन? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। और जो फालतू पार्ट्स हैं उसको रिमूव करता है कौन? रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। एक बात और है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का ना? चलिए, अब बात करते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। इस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि ताकि याद हो जाए आप लोगों को। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पॉइंट पे कट लगाता है, आपको याद आ गया होगा। वेरी गुड। चलिए, वो स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा होता है? वो होता है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। क्या होता है? आइए समझिए, सुनिए, देखिए, यहाँ देखिए, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक DNA है जिसका प्राइम है 5 प्राइम to 3 प्राइम, और उसमें नाइट्रोजनस बेसिस कौन सा है? ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन। 5 प्राइम to 3 प्राइम ये आप GAA-TTC पढ़ेंगे। अब उल्टा आइए, 3 प्राइम to 5 प्राइम ये लीजिए, लेकिन 5 प्राइम to 3 प्राइम गए तो GAA-TTC। उल्टा भी जब आएंगे तो GAA-TTC। ऐसा सीक्वेंस पे कट लगाता है कौन? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में भी कौन? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। समझ में आ रही बात? वो हमें स्पेसिफिक पॉइंट जो मैं बार बार बोल रहा था कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट लगाता है, वो स्पेसिफिक पॉइंट कब है? कौन सा है? स्पेसिफिक प्लेस कौन सा है DNA में? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है कि नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस जो कि 5 प्राइम to 3 प्राइम जाए तब भी सेम लगे, और वापस 5 प्राइम to 3 प्राइम आए तब भी उल्टा साइड से भी हमें GAA-TTC लगे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर, अच्छा, GAA-TTC क्या है? ये सब नाइट्रोजनस बेसिस है ना, DNA में होता है।
एक एग्जाम्पल के तौर पर और समझें, इसको अगर हम लोग पढ़ें, मान लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मान लो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो मलयालम, अब हम लोग अगर इधर से जाएं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तब भी मलयालम ही पढ़ा जाएगा, चाहे आप इधर से पढ़ें मलयालम, इधर से भी पढ़ेंगे तो मलयालम। तो मतलब सुनिए, ये ऑर्गेनिज्म है, इसके पार्ट में इसका डीएनए है, इस डीएनए में हम लोग कहाँ लगाएंगे कट, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनिज्म ये है, इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मान लो ये डीएनए है, बहुत बड़ा डीएनए, ठीक है। इसका डीएनए सीक्वेंस हमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पर मिल रहा है, तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एक कट इसमें कट लगाएगा, और रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्योंकि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पर मिल रहा है तो एक कट यहाँ लगाएगा। दोनों छोटे छोटे पार्ट्स को ला करके डीएनए लाइगेज आपस में जोड़ देगा। इस तरह से हम लोग नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे। उस नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए से अगर हमें प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन बना लेंगे रेप्लिकेशन करा करके, ठीक है। पहले रेप्लिकेशन करा देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करा देंगे। ट्रांसक्रिप्शन करा करके हम लोग ट्रांसलेशन के जरिए प्रोटीन बना देंगे। क्लियर है। अगर वैक्सीन बनाना है तो उसी रिकॉम्बिनेंट के जरिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के जरिए हम लोग क्या बना देंगे, वैक्सीन बना देंगे। किसी तरह का एंजाइम्स बनाना है तो एंजाइम्स बना लेंगे। इस तरह से हम लोग आज यहाँ तक कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा मेहनत पसंद आ रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो जेन्युइन बात है, एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 25-30 मिनट, और फिर थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है, और फिर अपलोड करने में भी टाइम लगता है, तो थोड़ा बहुत मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ना। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा 20 मिनट में, ठीक है।